अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 मई से स्टार्ट होगा, और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो इंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है, एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24 इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड। आओ जरा चेक करते हैं कि भाई ये किसके बराबर होता है। देखो, आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम को आपके पास डिफाइन किया जाता है विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, यानी कि आर क्रॉस पी। अब ये कह रहे हैं इसका रेट ऑफ चेंज निकालो। रेट ऑफ चेंज का मतलब आपके पास इसका जो चेंज होगा दैट विल बी डेल्टा एल, और रेट वुड बी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मुझे इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी क्या लग जाएगा हमारे पास? डेल्टा पी ओवर टी। अब बेटा यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि डेल्टा पी ओवर टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर होता है आपके पास फोर्स के। तो हमारा फॉर्मूला कहां तक रिड्यूस हो जाएगा? आर क्रॉस एफ। और आर क्रॉस एफ जो है दैट इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। टॉर्क आपके पास बराबर होता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के। अब जरा ऑप्शन ढूंढ लीजिए, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? ऑप्शन ए, टॉर्क। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ अ वायर इज इक्वल टू। आओ जरा देखते हैं कि ये किसके बराबर होता है और ये निकलता कैसे है। तो एक्चुअली हमारे पास एक छोटा सा लॉ है जिसे हम कहते हैं आपके पास हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ आपके पास होता क्या है कि द स्ट्रेस अप्लाइड ओवर अ बॉडी, स्ट्रेस किसे कहते हैं बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएं। फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड की स्ट्रिप पे मैं फोर्स लगाता हूं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है। ऐसी फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन किसे कहा जाता है? स्ट्रेन हम लोग कहते हैं बेटा आपके पास जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल शेप वो कितना होता है। और नॉर्मली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एल ओवर एल से। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लेंथ में चेंज आ रहा है, तो मैं एल स्ट्रेन लिख देता हूं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर जब आप यहां से प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो हमारे पास लगेगा एक कांस्टेंट, और ये हो जाएगा कांस्टेंट इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपके पास इस तरीके से इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो के।
तो ये जो कांस्टेंट है ये बराबर आ गया स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि हमें ये बताता है कि इलास्टिक स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की कितनी है, और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करने वाला आपके पास कांस्टेंट है। तो अब आप देखिए कि यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या बना, स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो, विच विल बी ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द वेक्टर a इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 2k रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। दो साइड्स हैं ट्राइंगल की जो एक ही वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये है a वेक्टर, ठीक है। अब अगर मुझे एक और साइड बनानी है a वेक्टर की, तो a वेक्टर तो आपके पास ऑब्वियस ही बात है अपनी ही डायरेक्शन के पैरेलल ड्रॉ किया जाएगा। दो सेम डायरेक्टेड लाइंस कभी भी एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए तो तीनों लाइंस की डायरेक्शन एक दूसरे से अलग अलग होना लाजमी है। तो अगर अलग अलग होना लाजमी है बेटा, तो यहां पे ये मतलब हुआ कि ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। दो वेक्टर्स है, सॉरी एक वेक्टर ए वही दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जिसका मतलब ऐसा कोई ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब ऐसा कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी 0। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ये बॉल है, इसको मैं जमीन से उठा के ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, देख दिया मैंने ऊपर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हमें दी गई है दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड, एक सेकंड के बाद मान लो ये बॉल यहां कहीं पहुंच गई होगी हमारे पास, मुझे नहीं पता किधर पहुंची होगी, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड कम हो रही होती है, वो डिसेलरेट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है। तो इसकी एक्सेलरेशन बराबर हो जाती है माइनस ऑफ जी, यानी कि हमारे पास माइनस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अच्छा जी, अब आपसे पूछ के रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, उसे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। अब आप खुद देखिए कि एक सेकंड के बाद हमारे पास कितनी रह चुकी होगी। क्या एक पैरामीटर्स हैं हमारे पास गिवन, वी एफ, वी आई, ए और टी, जिसमें वी एफ अननोन है। तो देखते ही मुझे नजर आता है कि इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आओ जरा इसको सॉल्व करें। वी एफ इज इक्वल टू वी आई विच इज 40 plus a which is minus 9.8 and time which is 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 9.8। तो आपके पास करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा 30.2 मीटर पर सेकेंड। लुक फॉर दी ऑप्शंस, ऑप्शन ए विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन देन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस। हायर टेम्परेचर होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय T1, और उसको केल्विन में यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो हो जाता है 473 केल्विन। सिमिलरली लोअर टेम्परेचर जो कि टेम्परेचर ऑफ सिंक होता है वो दिया हुआ है आपको 50 डिग्री सेल्सियस, उसको भी कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया 323 केल्विन। कह रहे हैं दी एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस T2 ओवर T1। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो, आप इसमें वैल्यूज पुट करते हो, 1 माइनस T2 हमारे पास है 323, ठीक है, और डिवाइड में कौन आ रहा है हमारे पास T1 जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 473, ठीक है। तो जब आप इन सबको कैलकुलेटर में पुट कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.317 या 31.7% एफिशिएंट। यानी कि जब आपने परसेंटेज में लेके जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बट यहाँ आपके पास डेसिमल में ही आंसर है तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी 0.317। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट वेव, रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करता है नॉर्मली रेडियो वेव्स को, और रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है और वो होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 2000, और 1000 के आगे भी किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब होता है बेटा आपके पास अनदर 1000, तो यहाँ पे मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा और ये बन जाएगा 2 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज। अब आपसे कह रहे हैं द वेवलेंथ, फाइंड इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ फाइंड करते हैं बेटा। वेवलेंथ होता है वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का रेशो। वेलोसिटी हमें गिवन है 3 एक्सपोनेंट 8 और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 2 एक्सपोनेंट 6। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 और 10 की पावर बचेगी 2, यूनिट आ जाएगा मीटर्स। जब इनको भी मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर हो जाएगा 150 मीटर्स के। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 150 मीटर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 कहना गैमा रेज आर व्हाट,
गैमा रेज बेटा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और वेव्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आपके पास क्या करती हैं, एनर्जी कैरी करके लेके जाती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आपके पास एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है, और एक पैकेट का नाम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन पड़ता है हमारे पास फोटोन। तो अब आप खुद सोच लीजिए, गैमा रेज चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वो किससे मिलके बनती हैं हमारे पास, फोटोन से, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, फोटोन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रही है जो बीटा है, बीटा जो होता है हमारे पास जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कहते हैं, ये बराबर होता है डेल्टा वी ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अच्छा जी, अब ये जो कांस्टेंट है बेटा ये जरूर याद रखना कि इस कांस्टेंट का यूनिट हमारे पास जरूर आपके पास बन जाता है 1 ओवर केल्विन या केल्विन इनवर्स, बट ये एक्चुअली आपके पास डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ना ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा मटेरियल उठाया, ना कितना छोटा, ना किस साइज का, ना किस शेप का। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि मटेरियल है कौन सा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉपर लेता हूं, तो कॉपर का पर डिग्री जो चेंज आता है आपके पास वॉल्यूम के अंदर, पर डिग्री जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उसके पर डिग्री, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज जो होता है, जो एक्सपेंड होता है वॉल्यूम, उसको हम लोग कहते हैं बीटा या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब कॉपर छोटे से साइज का लें या बड़े से साइज का लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पर डिग्री चेंज सेम रहेगा। लेकिन कॉपर का पर डिग्री चेंज और एल्यूमिनियम का पर डिग्री एक्सपेंशन चेंज वो डिफरेंट होगा, जिसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, मटेरियल। क्वेश्चन 9 यानी हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट इज 3.8 डेज। हाफ लाइफ आ गई हमारे पास बेटा एक एलिमेंट की टी हाफ, जो कि आ गई 3.8 डेज। कैन इट्स डिके कांस्टेंट इज, बेटा डिके कांस्टेंट होता है लैम्डा, और उसका फॉर्मूला होता है 0.693, या जिसको हम लोग ln ऑफ 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास 0.693। तो आपके पास 0.693 को हमारे पास डिवाइड करवाया जाता है किससे, हाफ लाइफ से, और डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ हमें कितनी गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 3.8। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इनको डिवाइड करने के बाद, वो बन जाएगा 0.1, जस्ट अ सेकेंड, वो बन जाएगा हमारे पास, सॉरी, 0.1823। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, 0.1823, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, चूंकि डिनोमिनेटर में डेज लिखा हुआ था तो हो जाएगा पर डे, जिसका मतलब क्या है, 0.1823 डिसइंटीग्रेशंस अकर कर रही हैं एक दिन के अंदर, यानी कि एक दिन में वो कितना टूट जाता है, 0.1823 टूट जाता है आपके पास। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, according to the calculation. Question number 10 कह रहे हैं a wave has a frequency of 4 exponent 14 hertz। हमारे पास एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कितनी गिवन है, 4 exponent 14 hertz। कह रहे हैं determine the energy that it possesses, इसकी एनर्जी कितनी होगी। देखो ये जो वेव है, इस वेव को अगर बहुत अच्छे तरीके से हम देखें तो यहाँ पे जरूरी मेंशन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है बेटा वो कांस्टेंट होती है, वो हमारे पास होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। एनीवेज हमें स्पीड का यहाँ पे इतना ताल्लुक नहीं है, हमसे कह रहे हैं इसकी एनर्जी कितनी होगी, आओ बताएं। प्लैंक लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है किसी भी वेव की, वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और उसका फॉर्मूला होता है एच एफ, जिसमें एच होता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.625 एक्सपोनेंट -34। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है बेटा, 4 एक्सपोनेंट 14। तो जैसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास आंसर जो निकल के आता है वो हमारे पास आता है 2.65 एक्सपोनेंट -19। मगर ये आंसर आया हमारे एसआई यूनिट्स में, दैट इज जूल्स। अब सवाल हमें कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करके दिखाओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करते हो तो बेटा कन्वर्जन याद रखना, अगर हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जानना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, दैट इज एक्चुअली द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और अगर वापसी जाना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में तो बेटा मल्टीप्लाई कर देना सेम फैक्टर से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर सकें, जो कि आंसर की डिमांड है, तो हमारा आंसर बन के आ जाता है बेटा 1.657, और यूनिट लग जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, 1.6575 EV। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन, लाउडनेस इन पे से किन किन चीजों पे डिपेंड करती है साउंड की? हाँ जी, लाउडनेस इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, बट लाउडनेस वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, इसके अलावा एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा जी, जब इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। Moving on, question number 12. Can a force on a moving charge is maximum when angle between magnetic flux density कहते हैं बेटा magnetic field को, and velocity, velocity हमारे पास जो चार्ज उसमें मूव करता हुआ आ रहा है, इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या एंगल हो कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए? बेटा इस फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब V क्रॉस बी आ रहा है, क्रॉस का मतलब होता है आपके पास पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और साथ में जो एंगल इनके दरमियान उसका साइन लगा दें। अब यहाँ पे एंगल डिसाइड करना है तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सोचो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0, जो कि आती है 0 डिग्री पे, और मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है 90 डिग्री पे। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? जहां पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और वो कहां आ रही है बेटा 90 डिग्री पे, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 90 डिग्री। मूविंग ऑन, कहने कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, लाइट का कलर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा जी, देखो वैसे हमारे पास कलर ऑफ लाइट अगर हम लोग बात करें, जो 7 कलर्स हम लोग देख सकते हैं सिर्फ उनके बारे में, विबग्योर, विबग्योर के अंदर जो वायलेट होता है, इस वायलेट की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे हाई होती है इन सातों में। ठीक है, और जो वेवलेंथ होती है वो सबसे छोटी होती है। तो आपके पास इसी तरीके से जब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हुए जाते हैं तो जो कलर रेड आ जाता है हमारे पास, रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इन सातों के अंदर लोवेस्ट है। ठीक है जी, और इसी की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास इन सातों के अंदर हाईएस्ट है या लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो आपके पास हाईएस्ट वेवलेंथ हो गई, जिसका मतलब ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है, इस सीक्वेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की सीक्वेंस है या ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ की सीक्वेंस लिखी है हम लोगों ने। अब इसका मतलब क्या हुआ? कलर्स को हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं बच्चे, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म्स में ही डिफाइन कर रहे हैं कि आपके पास जो वेवलेंथ होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वही डिटरमाइन कलर की कलर कौन सा होना चाहिए। बट सर यहाँ तो दोनों ऑप्शंस गिवन है, इन दोनों में से किसी एक को चूज किया जाए, किसी एक को चूज किया जाए, आओ देखते हैं। देखें आपके पास, अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। देखो हमें एक बात मालूम है कि जब लाइट रे आपके पास किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि लाइट रे हमारे पास एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, जिसकी वजह से उस लाइट रे की जो स्पीड है वो स्पीड भी डिक्रीज होती है आपके पास। ठीक है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज होती है। लेकिन कभी भी नोटिस करना कि जब एक लाइट रे आपके पास अपने ग्लास, फॉर एग्जांपल एयर टू ग्लास जा रही है, अगर मैं कहता हूं ये एयर है और ये ग्लास में एंटर हो रही है, तो कभी भी नोटिस करना एयर से ग्लास में जाते हुए या फिर अगर आप कभी शीशे के आर पार देख भी रहे होते हो, तो क्या आपको लाइट के कलर्स चेंज होते हुए नजर आते हैं? नहीं सर, कलर तो चेंज नहीं होते, बट वेवलेंथ तो चेंज हो रही है। कलर क्यों चेंज नहीं होते? क्योंकि इस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहती है हमारे पास? कांस्टेंट रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है तो इसका मतलब कलर अगर चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज नहीं हो रही। तो ज्यादा बेहतर कौन हो गया हमारे पास कलर को डिफाइन करने के लिए? वो हो गया हमारे पास ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ से भी हम कलर को डिफाइन करते हैं, लेकिन इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे दो प्रोटॉन्स हैं, सही है, एक न्यूक्लियस है, में कितने प्रोटॉन्स हैं? दो, दो ही न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हमारे पास? दो हैं, सही है, दो इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव कर रहे हैं। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा बनेगा? देखो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? टू प्रोटॉन्स प्लस टू न्यूट्रॉन्स 4, और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? टू प्रोटॉन्स या टू इलेक्ट्रॉन्स 2। ये होता है हमारे पास बेटा हीलियम का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नहीं बनेगा, ए लिखा हुआ है हीलियम नेगेटिव। हीलियम नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया होगा। नहीं भाई, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हीलियम एटम का फॉर्मूला है बेटा, जिसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मूविंग ऑन, 15, 15 में कह रहे हैं आपके पास आर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही, हमें पता है। और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो ये जी की वैल्यू निकाली गई है, ये एक्चुअली बराबर होती है इस फॉर्मूले के। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोगों ने इसको निकाला है बेटा, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, जिसमें एम ई है मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की बात कर रहे हैं फिलहाल हम लोग, किसी और प्लेनेट की होती तो उसका मास रख देते, ओवर आर ई स्क्वायर, वेयर आर ई इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और अगर किसी और प्लेनेट की बात करते तो उसकी वैल्यू रख देते हैं हमारे पास। अब कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ जी एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ
अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हम अर्थ के सरफेस से और कितना ऊपर चले गए, इतना ऊपर और चले गए। कितना ऊपर चले गए, देखो बेटा हम लोग इतना ऊपर चले गए जितना रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, मान लो ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही है। मैंने वैसे इक्वल तो नहीं बनाया, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, लेकिन मान लेते हैं कि कितनी हाइट पे चले गए हम लोग, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, उसके लिए जो फॉर्मूला फिर आपके पास बनता है दैट इज गिवन एज जी एच इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो एच है आपके पास, ये एच की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारे पास हो जाएगा आर ई और उस पर लग गया स्क्वायर। आर ई प्लस आर ई बन जाएंगे 2 RE और 2 का स्क्वायर होता है 4। जो 4 को बाहर निकाल लूं तो ये बन जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर विच इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपकी हाइट वाली जी की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी 1/4 टाइम्स एक्चुअल जी, और वो एक्चुअल जी कितना था हमारे पास, वो था 9.8। तो अब यहाँ पे जब आप 9.8 को डिवाइड कर देंगे 4 से, सो करेक्ट ऑप्शन विल कम अप टू बी 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ चूज योर ऑप्शन बेटा, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, ऑप्शन सी 2.4 मीटर पर सेकेंड। और एक छोटी सी गलती यहाँ पे क्या है, इसमें स्क्वायर्स गलती से नहीं लगे हुए, तो इनको मेंशन कर लेते हैं बेटा अपने पास। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, आओ देख लेते हैं बेटा। आपके पास किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी दी जाती है 3/2 kT से। जिसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है बेटा उसके टेम्परेचर का। यानी कि टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी से लिंक होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। कह रहे हैं द इंटेंसिटी लेवल ऑफ ऑर्डिनरी कॉन्वर्जेशन इज। अच्छा देखो, अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि भाई ये ऑर्डिनरी, ये जो इंटेंसिटी लेवल की वैल्यूज लिखी हुई है ये किन किन साउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। देखो 30 डेसिबल्स बहुत ही छोटा साउंड होता है, इतना छोटा साउंड होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी विस्परिंग के साउंड्स को कह सकते हैं। हम लोग जब एक दूसरे के साथ कान के अंदर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं जो कि सामने वाले को भी सुनाई नहीं दे रही होती, तो इतने छोटे हल्के साउंड को हम 30 डेसिबल का साउंड कह सकते हैं। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है आपके पास, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 40 डेसिबल्स, जो कि 30 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। 40 डेसिबल्स क्या होते हैं, देखो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें। हाँ, इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी लाइब्रेरी में गए हुए हो। अब लाइब्रेरी में नॉर्मली तो कोई आवाज नहीं आ रही होती, लेकिन हल्की फुल्की अगर हम देखें बहुत ही ना होने के बराबर ऐसी आवाज जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि क्या बोला जा रहा है क्या नहीं, लेकिन हल्की सी आवाज है, उस वाली आवाज को आपके पास हम ये कह सकते हैं कि वो 40 डेसिबल्स का हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेटा 50 डेसिबल्स की, तो 50 डेसिबल्स हमारे पास कहां पे होते हैं, ये थोड़ा सा आपके पास और ज्यादा तेज आवाज की बारे में बात कर रहे होंगे। और वो तेज आवाज हमारे पास कहाँ की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास नॉर्मल लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें कि इसको थोड़ा सा और कैसे बड़ी एग्जांपल की बात की जाए, या ऐसी आवाज जो कि आपके पास हमिंग साउंड हो, या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपको हल्का सा हवा चलने की आवाज आ गई, जो कि बहुत ही ऐसी आवाज है जो कि हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। ठीक है, या फिर हम लोग सिंपली कह सकते हैं नॉर्मल हवा चल रही है, हल्की फुल्की आपके पास हवा चल रही है, तो उसकी वजह से जो आवाज आ गई। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने, लेट से बात करें कि आपके पास कहीं पे कागज रखा हुआ, हल्की सी हवा चली वो उड़ गया, उससे जो हल्की सी आवाज आ जाती है, दैट इज ऑफ 50 डेसिबल्स। अगेन ये नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की आवाज नहीं है। नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हमारे पास जो जाती है बेटा, वो जाती है 60 डेसिबल्स के ऊपर। 60 डेसिबल्स वो आवाज है जैसे कि मैं अभी आपसे बैठ के बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा हुआ होता तो आपसे जिस तरह से बात कर रहा होता, ये नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हमारी जाती है 60 डेसिबल्स पे। अब 60 डेसिबल से ऊपर अगर आप जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 70 पे चला गया, तो 70 डेसिबल्स जो है ये आपके पास समझ लो एक मार्केट के शोर के बराबर हो जाएगा। कि अगर मैं मार्केट में खड़ा हूं तो वहां पे जो हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा शोर हो चुका है, नॉइज हो चुकी है, वो 70 डेसिबल्स तक जाती है। एनीवेज ऑर्डिनरी कॉन्वर्जेशन की बात हो रही थी, तो वो कहां चला जाएगा, ऑप्शन फिर हमारे पास डी 60 डेसिबल्स में। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम व्हाट टू व्हाट। देखें बेटा, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से, फॉर एग्जांपल पानी में से आपके पास जाती है रेयर मीडियम के अंदर, फॉर एग्जांपल एयर के अंदर, तो आपके पास होता क्या है समझिएगा। देखिए आपके पास नॉर्मली मीडियम चेंज होने की वजह से हमारे पास लाइट को करना क्या चाहिए,
जब लाइट आपके पास एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट करती है, और वो रिफ्रैक्ट भी कैसे करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट करती है। अब समझना, अगर मैं इसका थोड़ा सा एंगल बढ़ा दूं तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का एंगल भी बढ़ेगा हमारे पास। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे रिफ्रैक्शन का एंगल क्या बन जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपके पास कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, पहली बात। अब इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जब आप करोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो क्या होगा, जब आप इससे ज्यादा करते हो तो अब लाइट रे 90 डिग्री से ज्यादा रिफ्लेक्ट थोड़ी होगी, उसके बाद तो पॉसिबिलिटी नहीं बचती, तो वो उसी मीडियम में हमारे पास अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, मेकिंग द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। या मेरी डायग्राम थोड़ी सी खराब है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, कि लाइट कहां से कहां जाने की कोशिश कर रही थी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ। यानी कि आसान जुबान में एक एग्जांपल अगर हम ले लें, वाटर से एयर में, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डेंसर से लाइट में जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बेटा आपके पास ऑप्शन बी, डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम। Moving on, question number 19. Can the force applied on a body give rise to torque? आपके पास कौन सी, अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो वो टॉर्क को राइज देती है, बिल्कुल ठीक है। कब, अगर वो बॉडी घूमती है तब। कह रहे वो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी। देखो बेटा, टॉर्क जो है ना, चूंकि आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का, तो इस बात को समझना, अगर टॉर्क हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो निकाली जाती है राइट हैंड ग्रिप रूल से। ठीक है, वो निकाली कैसे जाती है हमारे पास, राइट हैंड ग्रिप रूल से। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, लेट से हमारे पास एक बॉल है, वो रोटेट कर रही है, ठीक है, और वो रोटेट कर रही है अपने इस एक्सिस के अराउंड, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। तो आप अपना सीधे हाथ की उंगलियों को इस डायरेक्शन के अंदर बंद करो। जब आप सीधे हाथ की उंगलियों को अपने इस डायरेक्शन के अंदर बंद करते हो तो आपके पास ये डायरेक्ट, खैर मैंने तो बहुत ही खराब बनाई है डायग्राम, लेकिन आप समझ पा रहे होगे थोड़ा बहुत, कि उंगलियां जब इस तरफ बंद हो रही हैं हमारे पास, इस डायरेक्शन में बंद हो रही हैं, तो मेरा जो थंब है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये इस तरफ रोटेट कर रहा होता तो मेरी उंगलियां उल्टी तरफ बंद होती, और जो थंब है वो आपके पास नीचे की तरफ आ जाता। अब राइट हैंड का जो ये थंब है ये हमें बताता है कि टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ है, लेकिन आप देखें ऊपर हो या नीचे हो, टॉर्क की डायरेक्शन एक्चुअली है किसके अराउंड, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग है, यानी कि एक्सेस ऑफ रोटेशन की ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास फिर, टूवर्ड्स, सॉरी, अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, टूवर्ड्स द एक्सेस नहीं है, टूवर्ड्स एक्सेस की तरफ नहीं जा रहा, अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी, अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। Moving on, question number 20. Can the focal length of a lens is 1.5 सेंटीमीटर, सही मैंने लिख दिया। कह रहे एन इरेक्ट इमेज बनाती है, इरेक्ट इमेज का फॉर्मूला, इरेक्ट इमेज का मतलब नेगेटिव इमेज बनाती है, सही है बेटा। सॉरी, क्यू की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि इरेक्ट इमेज कहा जा रहा है। अगर रियल इमेज कहा जा रहा होता तो मैं क्यू की वैल्यू पॉजिटिव ले लेता। आगे कह रहे हैं इमेज कैसी है, 3 टाइम्स लार्जर है। 3 टाइम्स लार्जर होने का मतलब मैग्निफिकेशन कितनी होगी इसकी, 3 टाइम्स। मैग्निफिकेशन बेटा रेशो होता है क्यू ओवर पी का, तो ये बराबर हो गया 3 के, तो क्यू की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 3p, तो यहां पे ले जाओ, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्चुअली -3p। क्यों, क्योंकि इमेज हमारे पास कैसी है, इरेक्ट आ रही है बेटा। अगर इरेक्ट आ रही है, आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू, और वैल्यू पुट कर दें इधर। पी हमारे पास कितना गिवन है मेरे बच्चे, पी नहीं गिवन, वही तो निकालना है, सवाल पूछ ही कह रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल के बताओ, पी की वैल्यू निकाल के बताओ, निकालते हैं। तो पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास -3p, नीचे कौन है p प्लस क्यू, यानी कि -3p अगेन आ गया, तो ये बन जाएगा ऊपर -3p स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा p -3p, बन जाएगा आपके पास माइनस का 2p। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, एक p से एक p कैंसिल हो गया। फोकल लेंथ बराबर आ गई हमारे पास किसके, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास, फोकल लेंथ बराबर आ गई आपके पास 3p ओवर 2 के। आओ इस p को अकेला कर लो, तो p को अकेला करोगे बन जाएगा 2f डिवाइडेड बाय 3, और वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 1.5, 2 इंटू 1.5 3 होता है, डिवाइड भी 3 से हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू पी की कितनी बन गई बेटा हमारे पास 1 सेंटीमीटर, विच विल मेक ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, अच्छा जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपसे कह रहे हैं टू कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, और लगा देते हैं। ये दो कैपेसिटर्स आ गए, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो दोनों की जरा एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे जल्दी से। 1/C1 प्लस 1/C2,
ये हो जाएगा 1/c की वैल्यू 1/1 प्लस 1/1, यानी कि 1/c की वैल्यू आ जाएगी 1 सिंपली। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास मेरे बच्चे, सॉरी 1 प्लस 1 2 होते हैं, माई बैड, माई 1/c की वैल्यू हो गई 2, 1 प्लस 1 2, c की वैल्यू हो जाएगी 1/2 यानी कि 0.5। इसका मतलब जब तुम 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हो तो आंसर कितना हो जाता है इन दोनों का 0.5 माइक्रोफेरेड। इसके आगे क्या करा, आगे कह रहे हैं देन 2 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड इन पैरेलल, इसी के पैरेलल में आपने क्या लगा दिया, आपने लगा दिया 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, ये आ गया इसके पैरेलल में। तो बेटा जब हमने इनको कंबाइन किया तो इन दोनों ने मिलकर तो 0.5 बना दिया आपके पास कैपेसिटेंस टोटल। इनके साथ पैरेलल में कौन लगा हुआ है, एक और कैपेसिटर जिसकी वैल्यू कितनी है अब हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड। अब पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं सर, पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस हो जाती है C1 प्लस C2, ये हो जाएगा 0.5 प्लस 2, तो ये बन जाएंगे 2.5 माइक्रोफेरेड्स। ऑप्शन ढूंढे सर, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, कोई बात नहीं, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट कटेगा नीचे 10 लग जाएगा हमारे पास, और 25/10 अगर 5 के टेबल से आप कैंसिल कर लें तो ये बन जाएगा 5/2 माइक्रोफेरेड्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी 5/2 माइक्रोफेरेड्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहे थे पाथ डिफरेंस डी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुड बी। देखो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब आपके पास दो वेव्स कुछ इस तरह से सुपर इंपोज हो कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे आ जाए और एक का दूसरे की ट्रफ पे आ जाए। तो ऐसे केस में अगर हम देखें दोनों वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है, दोनों वेव्स के दरमियान जो स्टार्टिंग के अंदर डिफरेंस है, दोनों के पाथ्स में कवर होने में डिफरेंस है, वो जीरो है, दो क्योंकि दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुई हैं, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हुई हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि आपके पास पहली वेव के साथ ना हो ये काम, दूसरे क्रस्ट के साथ हो जाए। अगर दूसरे क्रस्ट के साथ होगा तो पहली और दूसरी वेव के दरमियान जो डिफरेंस आया पाथ के अंदर वो आ गया एक वेव का या फिर एक वेवलेंथ का, यानी कि पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे इस केस में हमारे पास 1 लैम्डा। अच्छा इस जीरो को अगर मैं 0 लैम्डा लिख दूं तो कोई मसला थोड़ी है, मल्टीप्लाई बाय जीरो तो जीरो ही होता है। एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, क्या पता दूसरे क्रस्ट से ना हो सकता है हमारे पास तीसरे क्रस्ट से हो रहा हो। अगर तीसरे क्रस्ट पे इंटरफेरेंस हो रही है तो अब देखो कितना फर्क आ गया, एक वेव दो वेव यानी कि 2 दफा लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस कितना बन गया हमारे पास यहाँ पे इस तरह से 2 लैम्डा। अब अगली कंडीशन बना लो, पहली थी 0 लैम्डा, फिर 1 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर आएगी 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा एंड सो ऑन। तो आपके पास एक जनरल कंडीशन क्या बन जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, पाथ डिफरेंस बराबर होता है m लैम्डा के, जहां पे ये जो m है ये आपके पास, जस्ट अ सेकंड, जहां पे ये जो m है हमारे पास, ये m हमारे पास कोई सा भी आपके पास एक इंटीजर हो सकता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से रेंज करके कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। तो ये हो जाती है या तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो बेटा, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है m लैम्डा। तो आपके पास पार्ट डिफरेंस को यहाँ पे d से रिप्रेजेंट किया है, तो d किसके बराबर है हमारे पास m लैम्डा के, ठीक है। ऑप्शन ए विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन। 23 कह रहे हैं द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ वायर कैरिंग करंट, करंट हमें कितना बता दिया यहाँ पे हमारे पास 3 एम्पेयर फॉर 20 मिनट्स, टाइम हमें दे दिया 20 मिनट्स। मिनट को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से उसको, आंसर हो जाएगा 1200 सेकंड्स। आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दिखाओ। सर हमें एक फॉर्मूला तो आता है, चार्ज जो कहीं से फ्लो कर रहा होता है वो बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के, और चार्ज एक्चुअली किसके बराबर होता है NE, बिकॉज चार्ज का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ये बनाएंगे, तो कितने बनाएंगे ये हमें नहीं पता। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब N की वैल्यू निकाल लो यहां से, ये बराबर हो जाएगी IT ओवर E के, और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो जैसे ही आप वैल्यूज पुट करते हो तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास I, N की वैल्यू क्या हो गई I की वैल्यू में कितनी दी हुई है बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम की वैल्यू में कितनी दी हुई है आपके पास 1200 डिवाइडेड बाय E, E is the charge of one electron which is a constant value, और ये बराबर होती है बेटा आपके पास 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम के। अब जैसे ही आप इन सबको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है उठ के 2.25 एक्सपोनेंट 22 इलेक्ट्रॉन्स। आओ ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 आपके पास कह रहा है द बैटरी ऑफ अ पॉकेट कैलकुलेटर सप्लाईज 0.35 एम्पेयर, करंट आ गया हमारे पास 0.35 एम्पेयर एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास 6 वोल्ट्स, ठीक है। कह रहे व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ द कैलकुलेटर, बेटा पावर रेटिंग बराबर होती है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट के, तो वोल्टेज हमें दिया हुआ 6
ठीक है जी। और आपके पास जो करंट की वैल्यू दी हुई है दैट इज मल्टीप्लाई बाय 0.35। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर हो जाएगा 2.1 और पावर का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास वॉट्स। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन ए 2.1 वॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कहना है व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस। वर्क फंक्शन बेटा किसे कहते हैं? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आपके पास रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल से उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और ये एनर्जी होती किसकी है? ये एनर्जी एक्चुअली होती है फोटोन की है हमारे पास, लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है एक मेटल की, क्योंकि हर मेटल अलग अलग एनर्जी रिक्वायर करता है कि इतनी एनर्जी मुझे दोगे तो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा जी, वर्क फंक्शन हमने निकालना है। वर्क फंक्शन को फाइ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा? उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, जिसमें एच जो है वो आपके पास कहलाता है वर्क फंक्शन, ठीक है। और न्यू नॉट होती है हमारे पास, सॉरी माय बैड, एच हमारे पास कहलाता है प्लांक कांस्टेंट, ये फाइ नॉट कहलाता है वर्क फंक्शन, ठीक है जी। प्लांक कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट वैल्यू है और न्यू नॉट कहलाती है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आओ उसकी वैल्यूज पुट करते हैं और कुछ आंसर निकालते हैं इसका। तो एच की वैल्यू हमारे पास है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34, ठीक है। न्यू नॉट हमें कितना दिया हुआ है अगर हम देखें ऊपर सवाल में, वो हमें दिया हुआ है 43.9 और एक्सपोनेंट कितना आ गया हमारे पास 13। आओ जैसे ही हम इन सबको उठा के कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो वर्क फंक्शन हमारे पास आ जाता है 2.908 एक्सपोनेंट माइनस 19। लेकिन ये आंसर आ रहा है बेटा ऐसा यूनिट दैट इज जूल्स। अब सर जूल्स में तो ऑप्शन ही नहीं गिवन। कोई बात नहीं, आओ जूल से कन्वर्ट करना सीखते हैं। जब भी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो बेटा डिवाइड कर दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से विच इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, और अगर वापस आना हो तो मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं मेरा बेटा इसको डिवाइड कर दूंगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। तो जैसे ही मैं ये काम करता हूं आपके पास करेक्ट ऑप्शन मेरे पास बन के आ जाता है वर्क फंक्शन का 1.818, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका अगर हम ऑप्शन ढूंढे, एग्जैक्ट तो नहीं लिखा हुआ बट अकॉर्डिंग टू द डेसिमल्स जो नियरेस्ट आंसर हमारे पास आ रहा है दैट इज 1.819 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन बी।